कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 13 और 14 फरवरी को होने वाले इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए वायरल टॉप 30 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना है और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की एक एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। तो चलिए बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं और ये है दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 30 का। क्या है क्वेश्चन? समरी शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, एकदम जो है हट के ये क्वेश्चन है और एग्जाम से सट के ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आप समरी राइटिंग करते हैं, पैसेज राइटिंग में जब आप समरी राइटिंग करते हैं तो उसकी जो लेंथ है यानी लंबाई जो है कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1/3। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर 1/3 को समझाइए, मैं समझा देता हूं। यानी 1/3 आप समझ लीजिए आपका 300 वर्ड का पैसेज है। कितना वर्ड का पैसेज है? 300। तो 3 से डिवाइड दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 100। यानी अगर पूरा पैसेज 300 वर्ड का है, कितना? 300 वर्ड का पैसेज है, तो आपका समरी कितना होना चाहिए? 100 वर्ड का होना चाहिए। याद रखिएगा, कितना वर्ड का होना चाहिए? 100 वर्ड का। 300 का 300 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैक बोर्ड में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। करके जाना है ये क्वेश्चन, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन से, बार बार ये जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है समरी राइटिंग से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। ठीक है, यानी समरी राइटिंग का इनमें से कौन सा एक हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों है, एक जो नहीं है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी हूबहू वही सेम टू सेम अगर पैसेज का उतार कर आप समरी राइटिंग कर दीजिएगा तो 300 वर्ड का पैसेज है और हूबहू वही एग्जैक्ट वर्ड्स को आप लिखिएगा तो पैसेज का समरी भी कितना वर्ड्स का हो जाएगा? 300 वर्ड का हो जाएगा ना। इसलिए हूबहू भाई हम लोग को टेक्स्ट नहीं छापना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अपने वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन आइडियाज को आप लिख सकते हैं। ठीक है, और समरी जो होता है वो शॉर्ट होता है। आप सही पता है पैसेज का जो टेक्स्ट है उससे समरी क्या होता है? शॉर्टर होता है, यानी छोटा होता है। मैंने अभी समझाया ना कि अगर पैसेज 300 वर्ड्स का है तो समरी आपका 100 वर्ड्स का होना चाहिए। क्लियर? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट हमको लिखना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, रिपोर्ट राइटिंग से ये क्वेश्चन है, क्या पूछा गया? इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। इससे पहले मैंने सेट 2 अपलोड किया था और उसके बाद सेट 3 अपलोड किया था। ये है सेट 4। ठीक है, जिसका आप सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे क्योंकि सेट 2 और सेट 3 में लगभग 300 प्लस बच्चे लाइक किए। तो इस वीडियो को भी 300 प्लस लाइक कर भरपूर प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो डेली एक एक नया सेट आपको देंगे जिससे आप लोग का जो है तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप लोग एमसीक्यू में 30 का 30 स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया? इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो घटना का जो विवरण करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? मैंने बार बार ये क्वेश्चन कराया था, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। ये भी जैक का रिपीटेड क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन रिपोर्ट राइटिंग जो है नरेशन जो है, आप कोई इवेंट का घटना का विवरण दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, वो एकदम इमीडिएट होना चाहिए पास्ट फॉर्म में। तो ऑप्शन बी एकदम कर लेना है। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन मैंने अच्छे से कराया, इसका टॉप 30 एमसीक्यू दिया है, इसका वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ठीक है, द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर। ये जो स्टोरी लिखा गया द लास्ट लेसन, ये कब लिखा गया? मैंने एक बताया था ना, फ्रैंको प्रशियन वार पे है ये स्टोरी। एक्चुअली इसका सेटिंग क्या रखा गया है? फ्रैंको प्रशियन वार। ये वार कब से कब चली थी आप सही पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट सोचिए, 1870 टू 1871 द फ्रैंको प्रशियन वार पे इसका सेटिंग रखा गया है। ये फ्रैंको प्रशियन वार 1870 से 1871 के बीच में चली थी। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग बताइएगा द लास्ट लेसन के लेखक का नाम क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? जरूर बताइएगा। और द लास्ट लेसन में
कौन सा टीचर का नाम आया है, ठीक है, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं उस टीचर का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट, ठीक है, ये जो है खिड़कियों के नीचे मार्च करते हुए सैनिक जो है वो क्या दर्शाते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द डाउन ऑफ प्रसिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी लोगों की हार में प्रसिया का जो है सुबह हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने बताया था ना कि कौन हार गया था इस वार में, फ्रैंको पर्सियन वार में फ्रेंच हार गया था। अब प्रसिया यानी जर्मनी की जीत हुई थी, यानी किसकी सुबह हुई थी, प्रसिया लोगों की। हार किसकी हुई थी, फ्रेंच लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो लेखक है, ठीक है, ने कहानी में लॉस्ट स्प्रिंग में क्या विश्लेषण किया है, किस पर ये चर्चा किया है। तो आप सही पता होना चाहिए, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। आप सभी पता होना चाहिए ना, लॉस्ट स्प्रिंग यानी, ठीक है, सबसे बेस्ट सीजन अगर कोई होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है, वो किसी का खो गया है। और जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे खूबसूरत पार्ट बचपन होता है, ठीक है, बचपन नहीं, बचपन, ठीक है, चाइल्डहुड। तो किसी का चाइल्डहुड खो गया है, यानी उसके जीवन का स्प्रिंग सीजन खो गया है, यानी लॉस्ट स्प्रिंग। तो दो बच्चों का यहां कहानी में बताया गया कि उन दोनों का पढ़ने की उम्र में, खेलने की उम्र में उन दोनों का बचपन जो है खो गया। तो इसमें एक साफ साफ बताया गया, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, गरीब बच्चे और उनका शोषण। आप सही पता है उन दो बच्चे का नाम क्या है, एक का नाम है साहेब, जिनका पढ़ने लिखने का उम्र है, खेलने का उम्र है, बेचारा क्या करता है, झोला लेके कचरा चुनता है और लास्ट में चाय की दुकान में काम करता है। आप लोग को बताना है कि चाय की दुकान में काम करते हुए साहेब को कितना रुपया मिलता है, ठीक है, साहेब को कितना रुपया मिलता है चाय की दुकान में काम करते हुए। और दूसरा बच्चा है जिसका नाम है मुकेश, जो फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं, बैंगल मेकर्स है, ठीक है, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुकेश का जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है, वो क्या बनना चाहता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, इसको भी टेस्ट समझिए, आप लोग खुद आंसर दीजिए, लास्ट में आप लोग स्कोर बताइएगा कि आपका 30 में कितना स्कोर हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे समझिए, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी है उसका सेंट्रल थीम यानी केंद्रीय विषय क्या है, आप सही पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। याद रखिएगा, ये जो दयनीय गरीब बच्चे और उनका खोया हुआ बचपन का जो है मुख्य विषय बनाया गया है लॉस्ट स्प्रिंग में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर सेंट्रल कैरेक्टर पूछता तो ये दो होता, सेंट्रल कैरेक्टर तो नहीं पूछा है, ये थीम पूछा है यानी विषय पूछा है। कैरेक्टर अगर पात्र पूछता तो आप साहेब और मुकेश को टिक कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर आपका थीम पूछा गया, विषय पूछा गया, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, डगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये जो डगलस है सांस छोड़ता है और सांस लेने का जो एक्सरसाइज करता है ना पानी में, वो कितना टाइम्स करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आप सही पता होना चाहिए 100 टाइम्स। कितना, 100 टाइम्स तक ये प्रैक्टिस करता है। मैंने बताया था ना, ये एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था, एक ट्रेनर हायर किया था जो सप्ताह में 5 दिन सिखाता था और प्रत्येक दिन 1-1 घंटा। याद रखिएगा, सप्ताह में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1-1 घंटा, और 3 महीना में ये परफेक्ट स्विमर हो गया था। लेकिन जब ये एलोन रहता था तो डर जो है, पुराना जो डर है वो वापस आ जाता था, और इस डर को भगाने के लिए वो ट्रिक्स आइलैंड जाता है, माउंटेन ड्यू पीता है और लेक वेंटवर्थ में छलांग मारता है। उसके बाद इसका डर जो है खत्म हो जाता है, ठीक है, और ये बोलता है डर के आगे जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड वाज। ये कौन सा पूल का बात कर रहा है, ये स्विमिंग पूल का बात कर रहा है। स्विमिंग पूल का नाम क्या है, YMCA। कौन सा स्विमिंग पूल का बात कर रहा है, YMCA स्विमिंग पूल का बात कर रहा है। और इस पूल का जो है कितना गहराई है, ठीक है, ये जो स्विमिंग पूल है YMCA स्विमिंग पूल, इसका जो बीच का जो गहराई है वो कितना है, आप सही पता होना चाहिए, 9 फीट का है। कितना फीट का है, 9 फीट का। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब मैंने एक क्वेश्चन कराया था, जब ये विलियम ओ डगलस को एक हट्टा कट्टा 18 साल का लड़का, बिग बली ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो आके उठा के फेंक देता है, और जब इस स्विमिंग पूल में डगलस डूब रहा होता है तो यही 9 जो फीट है उसको कितना फीट का लगता है, 90 फीट का लगता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, जब डगलस डूब रहा होता है तो ये 9 फीट का स्विमिंग पूल उसको कितना फीट का लगता है,
90 फीट का लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। ये डीप वाटर स्टोरी आप सभी पता है ये किससे लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया। किससे लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जो विलियम ओ डगलस की अपनी ही ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है कि डीप वाटर स्टोरी कहां से लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया। लेकिन यहां का जो डीप वाटर का जो थीम है, विषय, वो विषय क्या रखा गया, और आप सही पता होना चाहिए। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डर का सामना करने में ही जीत है। अभी सपोज दैट मान लीजिए सारे बच्चे इंग्लिश से डर रहे हैं कि सर इंग्लिश में डर लग रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, 30 में 30 कैसे स्कोर करें। तो भाई 30 के 30 के स्कोर के लिए आपको इस डर का सामना करना पड़ेगा। अनिमेश सर के साथ डेली आपको बना रहना होगा, डेली तैयारी करना होगा, तभी डर जो है खत्म होगा। डर को फेस करना है, फेस कीजिए, आप जीतिएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। अगर विलियम ओ डगलस पानी से डर कर रही जाता, अगर पानी के पास कभी जाता ही नहीं, अगर वो सीखता ही नहीं, तो क्या वो डर खत्म होता है, कभी नहीं होता। ठीक है, ये लड़ा, ये एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनर के साथ जो रहकर वो सीखा, और बाद में ये छलांग मारा और कूद पड़ा और ये 2 मैच तक तैरा, इसका डर खत्म हो गया, यानी डर के आगे जीत है। तो आपको फेस करना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रैट ट्रैप सेलर कॉल्ड इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। ये जो द रैट ट्रैप स्टोरी है, इसमें जो चूहेदानी बेचता है रैट ट्रैप सेलर, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, आप सही पता होना चाहिए, पैडलर। क्या नाम है, पैडलर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। मैंने बताया था ना, पैडलर एक वैगाबॉन्ड है, एक आवारा है जो रैट ट्रैप सेलिंग करता है, और ये कभी कभी बेगिंग भी करता है, भीख भी मांगता है, कभी कभी चोरी भी करता है। ये ओल्ड क्राफ्टर का 30 क्रोनर्स चोरी किया था, मैंने बताया था ना, 30 क्रोनर्स चोरी किया था, जो बेचारा दूध बेचकर कमाया था। आइए, पैडलर का जिंदगी को कौन बदल कर रख देती है, उसका नाम आप लोग बताइएगा। पैडलर को अच्छे इंसान में तब्दील किन्होंने की, ये कैरेक्टर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, When was the Lucknow annual convention of the Indian National Congress Party held? ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये कब आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था दिसंबर 1916 में। याद रखिएगा, अगर कब पूछे, वैन पूछे तो दिसंबर 1916, अगर वेयर यानी कहां पूछे तो लखनऊ, अगर आपसे पूछे किस पार्टी का तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का। क्या हुआ था भाई, एनुअल कन्वेंशन हुआ था। इतना करके जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन घुमा दे आप लोग इन्हीं में से आंसर खोज लीजिएगा। क्या मैंने बताया कि वैन पूछे, कब पूछे तो ये डेट याद रखिएगा। अगर वेयर मतलब जगह पूछे तो लखनऊ टिक कीजिएगा। कौन से पार्टी का पूछे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। क्या था भाई, एनुअल कन्वेंशन था, वार्षिक अधिवेशन था। याद कर लीजिएगा, इंडिगो चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आप लोग बताइएगा, इंडिगो जो चैप्टर है इंडिगो, वो किस बुक से लिया गया है, किस बुक से इंडिगो लिया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं पूछा क्या गया है, द ऑफिस बॉय वाज जेलस ऑफ होम। ये ऑफिस बॉय जो है ये किससे जलता है, ये किससे जलता है, ये जलता है सुब्बू से। किससे जलता है, सुब्बू, जो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, ये ऑफिस बॉय इससे जलता है। आप लोग को बताना है ऑफिस बॉय का एज कितना है। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, 10, 20, 30, 40, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ऑफिस बॉय का एज कितना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाट वेर सुब्बूस कैरेक्टरिस्टिक्स इन पॉइंट्स एंड पेनकेक्स। पॉइंट्स एंड पेनकेक्स चैप्टर है। ठीक है, उसमें सुब्बू का क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषता है, आप सही पता होना चाहिए। ये सुब्बू क्यों फेवरेट है, ये सुब्बू क्यों सेकंड पर्सन है, ठीक है, मालिक के बाद इसका नाम क्यों आता है, इसका पीछे रीजन है, इसका खासियत है। क्या क्या खासियत है, ये जो है लाइट हार्टेड इंसान है। ठीक है, खुले दिल वाला इंसान है। ये सबको रेडी टू हेल्प, यानी कभी भी मदद करने के लिए तैयार रहता है। और सबसे बड़ा काम है, ये आज्ञाकारी है, ऑबिडियंट है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए ऑल ऑफ दीज जो ये करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं मेरा फोटो, मेरा नाम है अनिमेश सर, आप अनिमेश सर सर्च कीजिएगा इंस्टा में, आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज सोफीज फादर। चलिए मैंने तो बताया था कि सोफी किस टाइप की थी, सोफी किस टाइप की थी, वो डे ड्रीमर थी, दिन में सपना देखने वाली थी। ठीक है,
और आज पूछा गया है कि सोफी के पापा किस टाइप के थे। सोफी के पापा किस टाइप के थे, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, हार्डकोर एंड रियलिस्टिक। याद रखिएगा, हार्डकोर एंड रियलिस्टिक टाइप के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इफ सोफी एवर केम इनटू मनी। अगर सोफी के पास कभी पैसे आए तो उसके पिता क्या खरीदना चाहेंगे, क्या खरीदना चाहेंगे, एक अच्छा सा मकान, याद रखिएगा, एक बढ़िया सा घर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ए डिसेंट हाउस, याद रखिए। चलिए बताइए तो सोफी और सोफी के पापा, ठीक है, किस गेम का दीवाना है, किस गेम का, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, चलिए बताइए, और या बैडमिंटन, किस खेल का दीवाना है और किस प्लेयर को पसंद करते हैं, उस प्लेयर का नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताइएगा सोफी के बड़े भाई का नाम और छोटे भाई का नाम क्या था। आप देख सकते हैं एक एक्सट्रैक्ट आ गया, एक्सट्रैक्ट मतलब पोएम का लाइंस। इस लाइंस को अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, आप सभी का फेवरेट पोएम, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू इयर्स अवे, आई लुक अगेन एट हर। समझ सकते हैं किस पोएम से लिया गया है, ठीक है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक का बात हो रहा है, लेकिन हवाई अड्डे की रक्षा जांच यानी सिक्योरिटी चेकअप के बाद कुछ गज दूर खड़ी होकर मैंने अपनी मां को देखा। किसको देखा, अपनी मम्मी को देखती है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, उनका चेहरा इस प्रकार फीका प्रतीत होता है जिस प्रकार जो है शरद ऋतु यानी लेट विंटर्स मून में हाल होता है। She felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, अम्मा। लास्ट में वो कौन सा लाइन बोलती है, see you soon, अम्मा, और लास्ट में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल देती है, ठीक है। याद रखिएगा, मुझे अपना जाना पहचाना सा दर्द यानी ओल्ड फैमिलियर एक एहसास होता है, ठीक है, लेकिन मैंने जो कहा वही था कि अम्मा तुमसे जल्द मिलूंगी, सी यू सून अम्मा, ठीक है। अब मेरे से सिर्फ यही बन पड़ा कि मैं मुस्कुराऊं मुस्कुराऊं और मुस्कुराऊं, ठीक है। चलिए आप समझ सकते हैं किस पॉइंट से लिया गया। चलिए एक एक करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। सुरक्षा जांच के बाद कवित्री क्या की, तो कवित्री क्या की, ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर है, लुक एट हर मदर्स पेल फेस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वेर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। अपनी मां से विदा लेते समय, बिछड़ते समय उसने क्या शब्द बोले, लास्ट में वो क्या लाइंस बोली, सी यू सून माताजी, सी यू सून बा, कौन सा लाइन बोली, सी यू सून अम्मा, याद रखिएगा, सी यू सून अम्मा, ए तो बड़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। What was the expression of the poet's face while parting from her mother? अपनी मां से बिछड़ते टाइम, ठीक है, कवि का एक्सप्रेशन कैसा था, चेहरे का भाव क्या था, वो क्या की, वो स्माइल दी ना, तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, स्माइलिंग। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। What does the poem Keeping Quiet teach us? ये जो कीपिंग क्वाइट आप सभी पता होना चाहिए, पैब्लो नेरुदा का जी ये पोएम है, ठीक है। तो कविता जो है कीपिंग क्वाइट हमें क्या सिखाती है, हमें क्या टीच करती है, तो आप सभी पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू बी पीसफुल, एकदम शांत रहिए, थॉटफुल रहिए, और हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, और भाईचारा का जो है संदेश सिखाती, ठीक है। शांत, विचारशील और भाईचारे की भावना रखने वाला बनी है, ठीक है। मैंने पढ़ाया था इस कविता को आप सभी को कि इसमें बताया गया कि वार वार में आप लोग मत पढ़िए, किसी भी टाइप का ग्रीन वार्स, ठीक है, पॉइजनस गैस वाला वार, किसी भी टाइप का वार सबको अभी इमीडिएट क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए। इससे अच्छा है कि अपने भाई के साथ बढ़िया ड्रेस पहनकर छायेदार पेड़ के नीचे चलिए और आनंद लीजिए। तो ब्रदरहुड का संदेश दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, ये क्वेश्चन जैक बोर्ड्स में पूछा गया ऑलरेडी क्वेश्चन, ठीक है। और मैं जितना भी क्वेश्चन शामिल करता हूं PYQ भी इसमें रहता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, ठीक है। ये जो मिड फॉरेस्ट यानी जंगल के बीच को क्या सुंदर बनाता है, क्या सुंदर बनाता है, ये सुंदर बनाता है ब्लूमिंग मस्क रोजेस, ठीक है, ब्लूमिंग मस्क रोजेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खिलता हुआ कस्तूरी गुलाब जो है
वो खूबसूरत बनाता है जंगल को। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी आप लोग पढ़े होंगे, उसी पोएम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग को बताना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है वो किस बुक से ली गई है, उस बुक का नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हु इज सिंथिया, ये क्वेश्चन भी जैक बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज सिंथिया करके जाना है। सिंथिया कौन है, सिंथिया कौन है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, कर लीजिएगा। ठीक है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी में ही ये क्वेश्चन है। द मून गॉडेस कौन है, द मून गॉडेस चंद्र देवी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू सैम द डैश इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरीज। सैम के अनुसार असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंताओं से भरा हुआ क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरी दुनिया, द वर्ल्ड। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। मॉडर्न वर्ल्ड जो है, अभी जो आधुनिक दुनिया है वो पूरा तरह से इनसिक्योरिटी वाला है, फियर वाला है, वार वाला है, वरीज वाला है। इसलिए तो ये मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहता है, वर्ल्ड ऑफ 1894 में जाना चाहता है अपना दादाजी वाला दुनिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप बताइएगा सैम हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, वो चार्ली जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहता है। क्यों भागना चाहता है, ये सैम कौन है, चार्ली का साइक्लिस्ट फ्रेंड है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, when the handled tiger was not found, the diwan brought a tiger from the people's park मद्रास। ठीक है, सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया। ठीक है, कहां से, मद्रास से। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। सर मद्रास अगर ऑप्शन में ना रहे तो चेन्नई, मद्रास का भी नाम हो गया चेन्नई। आप सही पता होना चाहिए, ये द टाइगर किंग का स्टोरी है जिसमें टाइगर को टारगेट मिला था 100 बाघ मारना। तो ये अपने राज्य में 10 साल के अंदर में 70 बाघ मारता है, अपने ससुर के एरिया में राज्य में 29 बाघ मारता है। तो टोटल 99 टाइगर्स को मार देता है और एक बाघ नहीं मिलता। लास्ट में दीवान क्या करता है, पीपल्स पार्क मद्रास से एक बाघ अरेंज करता है। ठीक है, और ये बाघ को भी ठीक से राजा नहीं मार पाता है। लास्ट में राजा की मृत्यु होती है एक खिलौने वाला बाघ से, लकड़ी का बाघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। व्हाट डिस्टर्ब्स द साइलेंस ऑफ द कंटिनेंट अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका का जो साइलेंस है, ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप, आप सही पता होना चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसमें एक प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो 6 सालों से चल रहा है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्टर्ब्स द साइलेंस ऑफ द कंटिनेंट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप की शांति को कौन भंग करता है, एवलांचेस। क्या, एवलांचेस। ठीक है, हटके एकदम एग्जाम से सटके, एवलांचेस यानी हिमस्खलन, जो बर्फ जो खिसक के गिरती है वो अंटार्कटिका के जो साइलेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। ठीक है, अंटार्कटिका कैसा महाद्वीप है सर, दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कंटिनेंट है। ठीक है, अगर आपको पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना है तो कहां विजिट करना है, आपको अंटार्कटिका जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। इसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से ये क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि का क्या क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, इंक्रीज पॉपुलेशन भी होगा और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल भी होगा। सर दोनों का हिंदी समझिए। इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में वृद्धि, जितना लोग बढ़ेंगे उतना कचरा होगा, उतना कचरा जलाएंगे तो पर्यावरण क्या होगा, दूषित होगा और तापमान बढ़ेगा ना। और आप जितना फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इस सब को आप जलाएंगे तो उससे भी क्या होगा, प्रदूषण भी होगा और वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल टेम्परेचर हाई होगा। तो दोनों का दोनों कारण है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 27 की ओर। हु वाज यम्मी इन द स्टोरी द एनिमी। द एनिमी स्टोरी में, ठीक है, द एनिमी स्टोरी में यम्मी कौन है। और आप सही पता है यम्मी कौन है, ये एक सर्वेंट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द एनिमी में एक जापानीज डॉक्टर है जो फेमस है, उस जापानीज डॉक्टर का नाम बताइए और उसके वाइफ का नाम बताइए। ठीक है, और इस स्टोरी में एक प्रोफेसर है। ठीक है, उस प्रोफेसर का नाम भी आप लोग को बताना है। इस स्टोरी में द एनिमी जो एक अमेरिकन सोल्जर है, उस सोल्जर का भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये सब आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर आपका होमवर्क जो है पूरा कीजिए। सारे के कमेंट्स मैं जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28। हाउ ओल्ड इज डैरी। डैरी का उम्र कितना हो रहा है। ये जो डैरी है जिसका आधा चेहरा जल गया, ये 14 साल का बच्चा है ना। कितने साल का बच्चा है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ये 14 साल का बच्चा है जिसका आधा चेहरा जल गया एसिड गिरने की वजह से। ठीक है, इसमें एक और नाम है मिस्टर लैम, जिनका एक पैर क्या है, टीन का है। किसका है,
टीन का है। मैंने बताया था एक पैर जो है उसका टीन का है, क्योंकि बम धमाके की वजह से उसका एक पैर उड़ गया था, जिसकी वजह से उसका एक जो पैर है वो टीन का है। आप लोग बताना होगा मिस्टर लैम अपने गार्डन में किसका ट्री लगाए हैं, एप्पल, मैंगो, किसका, ठीक है, बताना होगा। उस फल से वो क्या बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हुज ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स वेर प्रेजेंटेड इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में किनका ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स है, ठीक है, किसके आत्मक कथात्मक जो है एपिसोड्स है। आप सभी पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जितकाला सा एंड बामा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर इसमें क्या क्या एपिसोड्स है? जब आप मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पढ़ेंगे तो आपको दो पार्ट मिलेगा। पहला वी टू आर ह्यूमन बींग्स, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो एक दलित राइटर है बामा, उन्होंने लिखा है। दूसरा द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वो जितकाला सा, जो एक नेटिव अमेरिकन है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन 30 कंप्यूटर जी, क्वेश्चन 30 में क्या पूछा गया है कि हाउ डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास, बामा ने उच्च वर्ग के लोगों का सम्मान कैसे अर्जित किया। तो बढ़िया से पढ़ी, ठीक है, एक दलित राइटर है, ठीक है, छुआछूत वाला प्रोसेस उस टाइम बहुत ज्यादा चलता था, तो ये रिस्पेक्ट अर्न कैसे की, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजीशन। देखिए इतना कड़ी मेहनत की, इतना पढ़ी और फर्स्ट पोजीशन लाई क्लास में, ठीक है, प्रथम स्थान लाई। उसके बाद लोग तो इनको रिस्पेक्ट करेंगे ना, ठीक है, मानते हैं जात पात के नाम में आदमी रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन कब तक नहीं कर पाएगा। आप मेहनत कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छा पोजीशन लीजिए, बेस्ट लाइए, ठीक है, कुछ बड़ा बनकर दिखाइए। कहां जो है लोग आपके जो है, आप अच्छे से एजुकेशन लेकर समाज का कल्याण का काम कीजिए, बेस्ट बनकर दिखाइए, ठीक है, आपका लोग रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। ये सब बात जो है बामा को किसने सिखाया था, उनके एल्डर ब्रदर। उस एल्डर ब्रदर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आशा करते दोस्तों ये था आज का टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपका अगर ये 30 क्वेश्चन आता तो आपका स्कोर कितना होता है, ठीक है, 30 में आप कितना लाते हैं। कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइएगा कि आप सभी बच्चे ये क्वेश्चंस का कितना आंसर करेक्ट किए, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।